हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक्स मनी एंड बैंकिंग। तो हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 की जो वेटेज है सीबीएसई बोर्ड में वो है 6 मार्क्स, जिसके अंदर हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो थ्योरी ऑफ मनी चैप्टर 5 और दूसरा हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में बैंकिंग। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ मनी की, मुद्रा का सिद्धांत। बच्चों, पहले हमें देखना पड़ेगा कि थ्योरी ऑफ मनी में कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ मनी, कि मनी क्या होती है, डिफाइन कीजिए। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी, कि मनी कितने प्रकार की है। तीसरा टॉपिक डिफाइन द सप्लाई ऑफ मनी। फिर चौथा टॉपिक्स हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो ये चार टॉपिक्स यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमारा थ्योरी ऑफ मनी जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ मनी, कि मनी है क्या, व्हाट इज मनी। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से मनी को डिफाइन किया है। तो हम एक डेफिनेशन को समझते हैं, नोट करते हैं और याद करते हैं। तो बच्चों, मनी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो जिसे सभी लोग जो है एक्सेप्ट करें। कौन से पर्पज़ के लिए? एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अगर हमें गुड्स एक्सचेंज करना है, भाई मुझे गुड्स देना है, किसी ने गुड्स लेना है, जब तक मनी नहीं होगा मीडियम, तब तक ये ट्रांजैक्शन, ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो मनी वो है जो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे। दूसरा, मनी वो है जो किसी भी गुड्स की वैल्यू को मेजर करे। मनी वो है जो किसी भी गुड्स की वैल्यू को स्टोर करे। तो कुल मिला के मनी वो होती है जो मनी का फंक्शन करे। और मनी के तीन मेन फंक्शन होते हैं: एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनी वो है जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को दूर करे। मनी वो है जो मनी के फंक्शन को करे। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम टॉपिक पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी दो होती हैं, एक कमोडिटी वैल्यू और दूसरा है मनी वैल्यू। सबसे पहले हम समझते हैं कि कमोडिटी वैल्यू होती क्या है। प्यारे बच्चों, किसी भी मनी को बनाने में जो कॉस्ट आती है, जो खर्चा आता है, वो आता है पेपर या मेटल। अगर हम कॉइन बना रहे हैं तो मेटल लगेगा, नोट बना रहे हैं तो पेपर लगेगा। तो वो जो मेटल है और वो जो पेपर है, वो उसका जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं कमोडिटी वैल्यू। तो किसी भी मनी को बनाने में जो गुड्स लगे हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसे कमोडिटी वैल्यू कहते हैं। सपोज करो कि जो 10 रुपये का कॉइन है उसको बनाने में 2 रुपये का मेटल लगा है, तो वो 2 रुपया, ₹2 उसका कमोडिटी वैल्यू है। उसी प्रकार से जो 500 रुपये का नोट है, सपोज करो कि उसको बनाने में 3 रुपये का पेपर लगा है, तो 3 रुपये का पेपर जो है 500 रुपये के नोट को बनाने में जो लगा है वो 3 रुपया उस 500 रुपये नोट का कॉमोडिटी वैल्यू है। ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं मनी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी, मनी वैल्यू। तो मनी वैल्यू में जो अमाउंट रिटर्न ऑन ए कॉइन, किसी भी सिक्के में और पेपर नोट में जो अमाउंट लिखा हुआ है, 500 रुपये के नोट पे कितना लिखा है? 500 ही लिखा है। 10 रुपये का सिक्का है, उस पर 10 रुपये लिखा हुआ है। तो ये जो अमाउंट लिखा हुआ होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं मनी वैल्यू। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ मनी, कि मनी कितने प्रकार की है, जो आपके सिलेबस में है, जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिएट मनी, फिर हम बात करेंगे फिडोसरी मनी, तीसरा हम बात करेंगे फुल बॉडिड मनी और चौथा हम बात करेंगे क्रेडिट मनी। ठीक है। आदेश मुद्रा, न्यायस मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे फियाट मनी की। फियाट मनी, आदेश मुद्रा, ये वो मनी है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलती है। इसे लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं।
जितनी भी करेंसी गवर्नमेंट ने इशू कर रखी हैं, जो नोट्स और सिक्के हैं, वो सब जो है फियाट मनी है। इन्हें हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। इन्हें एज ए पेमेंट, एज ए रिसिप्ट, इन्हें जो है कंपलसरी हर किसी को एक्सेप्ट करना होता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किए जाते हैं, जो फियाट मनी होते हैं। उसी प्रकार से दूसरी मनी होती है फिडोसरी मनी। फिडोसरी मनी एक प्रकार से ट्रस्ट में चलती है। ये वो मनी है जिसका बैकअप होता है, और जो पेयर, जो पे कर रहा है, एंड द पेई, और जिसको जो है पैसा मिलना है, उन दोनों के ट्रस्ट पे ये करेंसी चलती है, जैसे चेक है। तो बच्चों, जब हम किसी को कैश पेमेंट करते हैं तो वो फियाट मनी हो गया, और हमने कैश नहीं दिया, चेक दिया। अब कैश तो कोई भी ले लेगा। अगर आप जो है सब्जी लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, तो कैश देते हो, सभी एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर आप पेमेंट कर रहे हो एज ए चेक, तो चेक वाली जो पेमेंट है वो वही लेगा जो आपको जानता है, क्योंकि चेक का पैसा 2 या 3 दिन में क्लियर होता है। तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ये करेंसी जो है ट्रस्ट पे चलती है, विश्वास पे चलती है। एज ए पेमेंट का काम करती है ये करेंसियाँ, बट ये ट्रस्ट पे चलती है। तीसरा हम बात करेंगे फुल बॉडीड मनी, पूर्णकाय मुद्रा। फुल बॉडीड मनी वो करेंसी होती है जिसपे लिखा हुआ जितना है उतने का ही उसमें सामान लगा हुआ है। मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। जैसे पहले राजा महाराजा के टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन होते थे, तो वो गोल्ड का कॉइन उतना ही काम करता था, उतना ही उसका मनी वैल्यू होता था जितना उसमें गोल्ड लगा हुआ है। ठीक है। तो किसी भी करेंसी में जितने रुपए का सामान या जितने रुपए के गुड्स आपने लगाए हैं, वो उतने का ही काम करेगा, उसकी मनी वैल्यू उतनी ही है। तो उसे कहते हैं फुल बॉडीड मनी। आज की सारी करेंसी क्रेडिट मनी है। क्रेडिट मनी वो होती है जिसमें जो मनी वैल्यू है, जो उसमें लिखा हुआ है, या जितने का वो काम करेगा, जितने की चीज़ें आपको दिलाएगा, वो ज़्यादा है, और उसको बनाने में जो गुड्स लगे हैं वो कम हैं। तो क्रेडिट मनी, आज की सारी मनी क्रेडिट है। जैसे 500 रुपये का नोट है, तो 500 रुपये के नोट को बनाने में 3 रुपये का कागज़ लगा, कॉमोडिटी वैल्यू कम है, बट वो काम करता है 500 का, तो ये मनी वैल्यू है। जैसे एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, प्लास्टिक मनी, उसमें जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो बहुत ही कम अमाउंट का लगा है, बट वो जो आपको शॉपिंग करके देगा, ट्रांजैक्शन करके देगा, वो उससे भी ज़्यादा देगा, तो मनी वैल्यू ज़्यादा है। तो बच्चों, आज की सारी मनी क्रेडिट मनी है। फिर हम बात करते हैं डिफाइन द सप्लाई ऑफ मनी, कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है। बच्चों, जब भी हमें मनी की सप्लाई को डिफाइन करना है तो हमें 3 बातों का प्रॉपर ध्यान देना है। एक तो सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक है, दूसरा वो स्टॉक है जो लोगों ने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, लोगों के पास जो होल्ड है, गवर्नमेंट के पास नहीं, बैंकों के पास नहीं। आपने यहाँ पे बिल्कुल बताना है कि सप्लाई ऑफ मनी को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये वो स्टॉक है, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो लोगों ने होल्ड कर रखा है, और वो भी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये स्टॉक है तो पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट है। तो लोगों ने जो होल्ड करके रखा हुआ है, एक पीरियड में होल्ड करके नहीं रखा हुआ, अलग अलग पॉइंट पे उन्होंने अपने घरों में पैसा रखा हुआ है। तो एक देश के अंदर सभी लोगों ने जो भी मनी स्टॉक कर रखी है किसी भी पॉइंट पे, कभी भी, उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो इस तरीके से हिंदी में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लोगों ने जो भी मुद्रा का स्टॉक रखा हुआ है उसे मनी की सप्लाई कहते हैं। और मनी की सप्लाई जो है गवर्नमेंट भी करती है, सेंट्रल बैंक भी करता है, कॉमर्शियल बैंक भी करता है, बट अगर हम मनी को डिफाइन कर रहे हैं तो हम वही मनी लेते हैं जो हेल्ड बाय द पीपल। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हु सप्लाइज मनी एंड व्हाट इज द सिस्टम, कि मनी की सप्लाई कौन करता है और मनी की सप्लाई का सिस्टम क्या है। बच्चों, मनी की सप्लाई के जो सोर्सेस हैं वो 3 हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक। सरकार जब पैसा खर्च करती है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, तो उससे मनी जो है गवर्नमेंट से लोगों की तरफ आता है। सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है, नोट छापता है, तो मनी जो है, मनी की सप्लाई होती है। उसी प्रकार से जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो लोन देते हैं लोगों को, तो मनी का सप्लाई जो है बैंकों से लोगों की तरफ आता है। ठीक है। तो देयर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में
जब सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है तो उस समय कौन सा सिस्टम है जिसमें नोट इशू किए जाते हैं। बच्चों, जितने भी स्मॉल मनी होती है, कम अमाउंट की, जैसे सारे सिक्के हैं, 2 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, अब तो नहीं चलते हैं, बट ये तो फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट, वो इसको इशू करते हैं। बट जो ज़्यादा डायमेंशन के नोट होते हैं, लार्ज लार्ज डायमेंशन की जो मनी होती है, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है। सेंट्रल बैंक जब भी कोई करेंसी इशू करता है तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब है कि नोट छापने से पहले आरबीआई अपने पास देखता है कि उसके खजाने में मिनिमम 200 करोड़ के एसेट्स हैं या नहीं है। वो भी 200 करोड़ के एसेट्स गोल्ड और फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होने चाहिए। अगर 200 करोड़ से 1 रुपया भी कम है तो आरबीआई नोट इशू नहीं करता। तो मिनिमम नोट छापने से पहले एक बैकअप होता है। वो मिनिमम बैकअप जो है 200 करोड़ का है, जिसमें 115 करोड़ के गोल्ड और बाकी जो 85 करोड़ है उसमें फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। ये बैकअप क्यों रखा जाता है? अगर माना कि ज़्यादा क्वांटिटी में नोट छप जाते हैं तो ज़्यादा नोट छपने से मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने से प्राइस राइजिंग होगा और देश में एक इन्फ्लेशन की सिचुएशंस, महंगाई की सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए नोट छापने से पहले आरबीआई मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ अपने पास रखता है। बात करेंगे कि जो टर्म डिपॉजिट है और जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें क्या फ़र्क है। बच्चों, बैंकों में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। जो टर्म डिपॉजिट है और जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें डिफरेंस समझते हैं हम लोग। टर्म डिपॉजिट हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखे जाते हैं। आपने बैंक में पैसा जमा किया है, आप अब उसे निकालोगे नहीं। एक स्पेसिफिक टाइम आपने बता दिया है बैंक को कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक पीरियड के लिए आपने बैंक में पैसा जमा किया है। बट डिमांड डिपॉजिट में जो पैसा आपने जमा किया है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितने टाइम के लिए आपने जमा किया है। हो सकता है आज आप जमा करो और इवनिंग में उस पैसे को विड्रॉल कर लो, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट एक पीरियड के लिए नहीं होते हैं और जो टर्म डिपॉजिट हैं वो एक पीरियड के लिए होते हैं। टर्म डिपॉजिट में लिक्विडिटी कम होती है। यहाँ पे लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब कैश है। लिक्विड का मतलब है कि वो करेंसी जो आपको जल्दी से जल्दी कोई भी गुड्स दिला सकती है। तो जो पैसा आपने बैंक में एफडी कर दी, बैंक को दे दिया 1 साल के लिए, अब उस पैसे से आप शॉपिंग नहीं कर सकते, उस पैसे को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसके अंदर लिक्विडिटी कम है। और जो डिमांड डिपॉजिट है, जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है, एक पीरियड के लिए जमा नहीं किया, उससे आप जब मर्जी शॉपिंग कर सकते हो, एटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप परचेसिंग कर सकते हो, तो वो लिक्विडिटी उसमें ज़्यादा है। जो टर्म डिपॉजिट होता है बच्चों, उसे आप चेक से, एटीएम से या ऑनलाइन पेमेंट में यूज नहीं कर सकते, उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। बट जो डिमांड डिपॉजिट है उसे जो है डिपॉजिटर्स कभी भी किसी भी समय चेक के थ्रू, एटीएम के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट कर सकता है, पैसे को निकाल सकता है। उसके बाद जो टर्म डिपॉजिट है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है, बट डिमांड डिपॉजिट से ज़्यादा होता है। तो एफडी, आरडी इसके एग्जांपल हैं। इसमें जो ब्याज आपको मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है। बट डिमांड डिपॉजिट में हम जो पैसा जमा करते हैं वो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है वो कम मिलता है कंपेरेटिवली टू एफडी और आरडी के। तो बच्चों, हमने समझा कि टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में क्या फ़र्क है। हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी का डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी के जो कंपोनेंट हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, जो आपको पढ़ने हैं, M1 जो आपके सिलेबस में है, उस M1 के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले वो करेंसी जो लोगों ने अपने पास रखी हुई है उसे हम सप्लाई ऑफ मनी में कंसिडर करते हैं, M1 में कंसिडर करते हैं, जितना भी पैसा लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है। फिर लोगों का पैसा बैंक में भी जमा है, और बैंक में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2 डिपॉजिट में जमा है, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। हमें केवल डिमांड डिपॉजिट को कंसिडर करना है। तो लोगों का वो पैसा जो बैंकों में रखा हुआ है जिसे वो कभी भी किसी भी समय निकाल सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट हमें कंसिडर करना है। तीसरा हम लोग बात करेंगे अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। बच्चों, आरबीआई के पास
डिपॉजिट्स जो है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि आरबीआई के पास किन किन लोगों का पैसा डिपॉजिट है। तो आरबीआई के डिपॉजिट को हमने दो पार्ट में बांटा है, फर्स्ट डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। फर्स्ट डिपॉजिट में तो आरबीआई देश की गवर्नमेंट, देश के बैंकों का पैसा रखता है, बट अदर डिपॉजिट में आरबीआई ने दूसरे देशों की सरकारों का और दूसरे देशों के बैंकों का पैसा अपने पास रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि दूसरे देश की गवर्नमेंट हमारे आरबीआई के पास पैसा क्यों रखेगी? भैया, हमारा आरबीआई ब्याज दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा दे रहा है, तो कोई देश है जो हमसे थोड़ा कम डेवलप है, तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं और ब्याज कमा सकते हैं। तो हमें केवल M1 में जो कंसीडर करना है वो आरबीआई के अदर डिपॉजिट कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की करेंसी विद पब्लिक, तो वो सारा मनी का स्टॉक जो लोगों ने होल्ड कर रखा है अपने घर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो M1 का एक कंपोनेंट है। दूसरा हम बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट, लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कर रखा है जिसे वो जब चाहे चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलता है, तो ये भी M1 का पार्ट है। तीसरा अभी जो बताया था अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, इसमें बच्चों इंक्लूड क्या होता है? इसमें मैंने अभी बताया एक नाबार्ड है, ये एक अपेक्स बैंक है, जैसे आरबीआई है सेंट्रल बैंक। ये नाबार्ड क्या करता है बच्चों, उन बैंकों को मैनेज करता है जो गांव में डील करते हैं, गांव में लोगों को उधार देते हैं और जो विलेजर्स हैं उनको अपने सर्विसेज देते हैं। तो नाबार्ड जो है उनका अपेक्स बैंक है। तो नाबार्ड का जितना भी पैसा है वो सारा आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट है, उसे हम M1 का पार्ट मानते हैं। दूसरा, जो फॉरेन कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके डिपॉजिट्स आरबीआई के पास हैं, तो उसे भी हम आरबीआई की अदर डिपॉजिट मानते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है उसे भी आरबीआई का अदर डिपॉजिट कंसीडर किया जाता है। और जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, इनका जो पैसा जमा है आरबीआई के पास वो भी आरबीआई का अदर डिपॉजिट है। और M1 में सप्लाई ऑफ मनी के कंपोनेंट में हम केवल आरबीआई के अदर डिपॉजिट को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया। बच्चों, अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।